हेलो नमस्कार सभी को। चलिए आज हम लोग साइंस का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक नहीं मतलब कि दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़े थे, मूल राशि पढ़े थे, व्युत्पन्न राशि पढ़े थे, सदिश और अदिश का हल्का हल्का ओवरव्यू लिए थे और बाकी सब कुछ हमको समझ में आया था अच्छे से। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे कि उस दिन हम कल मतलब पिछला वीडियो में, कल तो नहीं बोल सकते हैं, पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि सदिश के बारे में पढ़े थे। सदिश जिसको कि आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और इसी का एक हो जाता है अदिश। इसी का क्या हो जाता है, एक अदिश हो जाता है। इसको आप बोलते हैं स्केलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए ये 20-25 मिनट का क्लास होता है। आपको अच्छे से इसको देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं कि साइंस का आपको पूरा क्वेश्चन पूरा कवर हो जाए, कहीं से भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब फिर से हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है, आपको लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि एकेडमिक जो पढ़ाई होता है उसमें सिलेक्शन लेना पड़ता है, और उसमें मतलब जैसे जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, उसको सिलेक्शन उसका हो जाता है। सिलेक्शन में मतलब कि उसको परसेंटेज आता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव आप लाइफ में जब आ जाते हैं तो यहाँ छांटा जाता है कि जो अननेसेसरी जो है ना, अननेसेसरी मतलब सिंसियर जो नहीं है उसको छांट देना है। तो यहाँ पे आपको छटाना नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है कि पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ के जाना है। थोड़ा सा आपको एक फाउंडेशन टाइप का मिल जाएगा, यहाँ पे क्लास मिल जाएगा, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जिससे कि आप इसके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करके आप बना सकते हैं, इसके मतलब सोच के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सदिश किसको कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि सदिश में जो होता है आपको ना मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसको आप कहते हैं परिमाण। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमाण। लेकिन अदिश में भी आपको देखने को मिलेगा मैग्नीट्यूड, परिमाण देखने को मिलेगा। ठीक है, परिमाण मतलब क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि जैसे मान लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाए नंबर में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाए संख्या में, जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 100, 150, 200, जो भी लाख, 2 लाख, 10 मिलियन, ये सब जितना भी। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर आपका सब्सक्राइबर कितना है, कितना व्यू आता है, तो आप कैसे बताते हैं उसको, मतलब नंबर में बताते हैं ना, 1 मिलियन, ये इतना बिलियन, इस टाइप का बताते हैं। तो वो जिसको जिस भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर पाए नंबर में, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, उस वेक्टर, उस राशि को ही कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं मास है, समझिएगा, जैसे मान लेते हैं मास है। मास मतलब हो गया द्रव्यमान। मास मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो अब जैसे हम कहीं दुकान में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि राइस लेना है, शुगर लेना है, चीनी लेना है, जो भी आपको लेना है, बिस्किट लेना है, वो जितना भी आपको लेना है, तो आप क्या बताएंगे उसको कि 2 kg लेना है, 10 kg लेना है, 15 kg लेना है, 2 डब्बा लेना है, 2 पैकेट लेना है, 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, ऐसे ही तो नापते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाना पड़ता है, मास दिखाना पड़ता है, जिसको ही कहते हैं अदिश राशि है। इसका मतलब मास क्या हो गया आपका, अदिश राशि। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 kg में, 3 kg में, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 kg में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे आप आयतन होता है, किसी चीज़ का वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जिसको आप आयतन बोलते हैं, तो आयतन भी तो उसी तरह होता है ना कि 5 मीटर क्यूब जितना जगह छेक रहा है, कोई भी चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मतलब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता हो, उसी को कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। लेकिन सदिश में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, कि जिसमें परिमाण तो हो लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तौर पे भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी होता है। आपको डायरेक्ट बताएगा नहीं कि हम डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताएगा कि नहीं ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, आपको कभी बताएगा ही नहीं। लेकिन आपको ये उसके मतलब कंसेप्ट से समझना पड़ेगा कि आपको वो उसमें दिशा है या दिशा नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, डायरेक्शन समझ लेते हैं। अगर डायरेक्शन उसमें मेंशन हो या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो समझ लेंगे वो सदिश राशि है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। जैसे सपोज जैसे मान लेते हैं फोर्स है ना, फोर्स मतलब होता है बल। फोर्स मतलब क्या होता है, बल। ठीक है ना, फोर्स मतलब होता है बल। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो बल है, सदिश राशि है, इस पर क्या है
क्यों सदिश राशि है? तो जब भी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो हम तो ये बता देते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमको ये भी उसमें छिपा हुआ था हिडन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए फोर्स क्या हो जाता है? सदिश राशि हो जाता है। समझ रहे हैं? सपोज दैट कि आप जिसे मान लेते हैं बल लगा रहे हैं और ऑटो में धक्का दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर आगे से ही धक्का देंगे तो ऑटो तो पीछे चला जाएगा, तो आपको वो बोलेगा ना कि आप पीछे से धक्का मारिए, तो इसका मतलब उसको डायरेक्शन भी आपको फोर्स लगाना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किधर भी डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, वहाँ डायरेक्शन भी मायने रखता है। फोर्स तो लगाना ही है, ताकत तो लगाना ही है, लेकिन आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जब डायरेक्शन भी मायने रखता है, तो जहाँ डायरेक्शन भी मायने रखता है उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप बल देख सकते हैं, वेग देख सकते हैं, वेग, त्वरण देख सकते हैं, विस्थापन देख सकते हैं। तो इस टाइप का मतलब आपको अगर याद करना है तो अब याद रखेंगे कि वो भी वो के रिलेटेड होता है, तो मिला जुला के इस सब टाइप का क्या हो जाता है? सदिश राशि हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, ये समय हो गया, इस सब के लिए हमको कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। दिशा का जरूरत पड़ता है क्या? समय। हम आपको पूछेंगे कि समय कितना, 2:03, तो ये समय हो गया, समय हो गया। क्वांटिटी आप बताए ना कि मतलब उसका वो बता दिया, आप क्या बता दिए? मैग्नीट्यूड बताए, परिमाण बताए, 2:03। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आप कहेंगे कि पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीज़ होता है अदिश राशि। क्लियर है? लेकिन बात हमको यहाँ ये समझना है कि ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, और ये एक हम आपको बता चुके हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है कि आपको हर चैप्टर में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये देखें जैसे बल का एक चैप्टर होता है, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। वेग का एक चैप्टर होता है, तो उसमें आपको बढ़िया से समझा देंगे कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है। लेकिन अभी हम आपको एग्जाम्पल लिखा दिए ये चीज़। ठीक है? आप जैसे आप चुंबकीय आघूर्ण जाएंगे, विद्युत आघूर्ण जाएंगे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण जाएंगे, फ्लक्स में जाएंगे, तो इस प्रकार हम यूनिट वगैरह बताते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कौन सा क्वांटिटी है। आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन भी मायने रखता है कि नहीं रखता है। जहाँ डायरेक्शन मायने रखता है वो सदिश राशि हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये सब आपको टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात रहा क्या कि जैसे मान लेते हैं जैसे सपोज कि अगर मान लेते हैं आपको हम बोलेंगे कि जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें ना 2 लीटर पानी है, उसके बाद फिर 1 लीटर पानी दे दिए, तो हम क्या करेंगे? इसको हम बोलेंगे कितना लीटर पानी है इसमें, आप बताएं। तो आप बोलेंगे कि 2 लीटर पानी था और 1 लीटर पानी था, कितना हो गया? 3 लीटर। बहुत सिंपल है, बाएं हाथ का खेल है, आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन क्या है कि जब हम आपको ये क्यों ये बाएं हाथ का खेल है? क्योंकि ये स्केलर था। स्केलर मतलब अदिश राशि था, और अदिश राशि को जब जोड़ते हैं ना तो ये मैथ को फॉलो करता है। और मैथ कैसे फॉलो करता है? आप बचपन में पढ़े होंगे, 2 और 1 3 होता है, इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिए। लेकिन जब ये सदिश का जब जोड़ होता है ना, एक स्पेशल रूल बनता है। ठीक है? एक स्पेशल रूल लगता है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या रूल लगता है। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, देखिए अदिश को जो जोड़ेंगे तो वो किसको फॉलो करेगा? वो मैथ्स को फॉलो करेगा। लेकिन जब सदिश का जो जोड़ होता है वो फिजिक्स को फॉलो करेगा। वो किसको फॉलो करेगा? फिजिक्स को फॉलो करेगा। तो चलिए अब देखते हैं अच्छे से, ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है? और इसके बाद इसको मिला दिए, तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। इसको वेक्टर आर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब यहाँ पे समझिए ये आर है। ठीक है? ऐसे करके यहाँ से गए और यहाँ से यहाँ गए। ठीक है ना? और ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है? परिणाम। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा रुकिएगा। ऐसे करके ये आप लोग 12 में पढ़े, 11th में पढ़े होंगे। ये 90 डिग्री, ये कुछ एंगल बना लेते हैं थीटा। ठीक है? अब कुछ नाम दे देते हैं A B C D। कोई दिक्कत है? देखिए ADB एक ट्रायंगल था, हम क्या करें? D को थोड़ा सा बढ़ा दिए और A से एक परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ पर। ठीक है? ये एंगल बन रहा है थीटा डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब थोड़ा सा सोचेंगे कि जब ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कौन सा ट्रायंगल? ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल कहाँ पे? ABC में। आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है। तो इसमें ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ये तो हो गया, आप लोग को पता होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। लंब मतलब क्या हो गया? AC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना हो गया आपका? BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं ना?
ये ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी सी ए सी का स्क्वायर, और क्या हो गया आपका बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, और लेकिन ये बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। इस बी सी को लिख सकते हैं कि नहीं, बी डी प्लस डी सी, तो इस बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, ए सी स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab मतलब बी डी इंटू डी सी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप अगर गौर से देखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब ए सी और डी सी को गौर से देखिए। ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ पर है, ए सी ये हो गया, ए सी ये हो गया, ए सी, और आप डी सी देखें, ये डी सी, तो देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री के सामने में ये क्या है, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डी सी स्क्वायर। मार्कर दिख रहा है ना जी, हो गया ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को लिख देंगे ए डी स्क्वायर, क्या लिख देंगे ए डी स्क्वायर, मतलब इसको और इसको क्या लिख देंगे ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए डी स्क्वायर। अब प्लस हो गया आपका यहाँ बी डी स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2bd इंटू डी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जब आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे अच्छे से, तो उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ से हम कॉस थीटा निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, कॉस थीटा। क्यों निकालना चाह रहे हैं देखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बी बटे एच होता है ना, बेस बटे हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर बेस क्या हो जाएगा आपका डी सी हो गया, और कर्ण क्या हो गया 90 के सामने में जो हाइपोटेनस होता है वो हो गया आपका ए डी, हो गया ना, हो गया। तो हम यहाँ से हम चाह रहे हैं कि इस डी सी का वैल्यू निकाल लें। तो डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ए डी कॉस थीटा हो जाएगा, ए डी कॉस थीटा हो जाएगा। उधर लाइट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, नीचे भी आ रहा है नीचे। चलिए देखिए ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, अब ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bd तो लिख देते हैं बी डी, और डी सी को क्या लिख देंगे, डी सी को लिख देंगे ए डी कॉस थीटा, ए डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दें ए बी स्क्वायर, नीचे आ रहा है ना जी, हाँ। ए डी को वैल्यू रखेंगे तो ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी डी को निकालना हो तो बी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत, और प्लस 2bd मतलब बी और ए डी मतलब क्या हो गया ए और कॉस थीटा। इसका मतलब ए बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, अगर आप गौर से देखें ए बी स्क्वायर, रेड वाला कहाँ गया, यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप देखना चाहें कि ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या है, ये है ना, तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ए को लिख सकते हैं ए बी फिर कॉस थीटा, 2 छूट गया 2। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए तो हम यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे कि ये आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इतना चीज़ तो इसको हम हटा देते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ये जो r बराबर हम निकाले, r बराबर क्या निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ही आपका क्या है सदिश का जोड़ का फार्मूला है। अब आप सोचेंगे कि क्या इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आपको ये समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक जानवर है, जैसे मान लेते हैं आप ही लोग का कोई फेवरेट जानवर, जैसे मान लेते हैं कोई गधा ले लेते हैं, गधा,
ठीक है ना, यहीं पे दे देते हैं, ऐसे करके एक बना दिया, ये गधा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रस्सी से ऊपर खींचेंगे, ऊपर मतलब नॉर्थ होता है। देखिए यहाँ डायरेक्शन आपको पता होगा फिजिक्स में, देखिए ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का। ठीक है, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जी, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और इसके गला में भी रस्सी बांध के अब इधर खींचेंगे। ठीक है, इधर खींच रहे हैं तो इधर कितना लग रहा है, इक्वल डायरेक्शन हो गया, वेस्ट में भी कुछ फोर्स लगा के खींच रहे हैं 4 न्यूटन का। तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो जानवर है प्यारा सा खूबसूरत सा, इस जानवर पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट कि अरे ये 3 न्यूटन का फोर्स उधर से लगा और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा, 7 न्यूटन मार देंगे, जय माता दी कह के मार देंगे। तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह सदिश में इस तरह जोड़ा नहीं जाता है, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि फोर्स जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बता रहा है कि ऊपर की तरफ खिंचा रहा है, एक इधर खिंचा रहा है। तो ये जो जानवर है इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आपको ये समझना है, वही समझना है कि इधर देखिए ये हो गया और ये हो गया, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये हो गया, मान लेते हैं एक को मान लीजिए ए, दूसरे को मान लीजिए बी, एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो इस पर कितना फोर्स लगा, मतलब रिजल्टेंट कितना हो रहा है। तो देखिए ए मान लेते हैं 3 को, इसको मान लेते हैं बी, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम किसी को मान लेते हैं। फिजिक्स क्या कहता है, मैथ क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं आप किसी का नाम नहीं जानते हैं, कोई लड़की है तो क्या बोल देते हैं, कोई छोटा बाबू को ए बाबू इधर आ जाओ बोल देते हैं ना, आप बाबू कह देते हैं। या कोई जैसे लड़की जा रही है तो आप क्या बोल देते हैं, ए छोटी इधर आओ, लड़का जा रहा है ए छोटू इधर आओ, लड़का जा रहा है ए मुन्ना इधर आ जाओ। तो आप मान लेते हैं ना, समझ लेता है ए मुन्ना है, ठीक है, ए मुन्नी इधर आ जाओ। इसी प्रकार जब हमको किसी चीज़ का पता ना हो कि कौन है तो मान लेते हैं एक्स वाई जेड या ए बी, तो फिजिक्स बोलता है कि मान सकते हैं आप। ठीक है, तो उसी तरह ए मान लेते हैं हम उसको 3 को, तो 3 का ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और बी मतलब क्या हुआ 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 2 ए बी मतलब 3 गुना 4 हो गया। और कॉस थीटा मतलब क्या, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बना होगा। तो कितना एंगल बन रहा है आप थोड़ा सोचिए, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कितना बनेगा, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक 90 बन गया, तो आपका हो गया कॉस 90। कोई दिक्कत है नहीं। तो 16 9 तो आपका 25 हो गया, और कॉस 90 तो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस 90 कितना होता है 0, जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 तो 25 प्लस 0 25 हो गया, 25 का कितना हो जाता है 5। इसका मतलब इस जानवर पर, इस गदहा पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस न्यूटन पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। समझ रहे हैं ना। तो सदिश का योग इस प्रकार हम निकालते हैं, समझ रहे हैं। अदिश का जोड़ अगर करना हो तो हम कैसे जाएंगे, मैथ्स को फॉलो करेंगे, और सदिश का अगर जोड़ निकालना हो तो इस फार्मूला को जाएंगे हम। इसको सदिश का त्रिभुज नियम भी कहते हैं। फिर इसी से हम समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का भी नियम होता है, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है कंपटीशन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले की तरफ। ठीक है, चलिए अब हमको समझना है कि फिजिक्स में जो अगला टॉपिक हो जाता है, ये सदिश और अदिश तो समझ में आ गया आपको, जैसे बल वेग विस्थापन ये सब बताएंगे अब क्या क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात करें कि गति क्या है। गति मतलब होता है मोशन, गति मतलब क्या होता है मोशन। ठीक है, अब ये गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। जब हम गति में जब हम पूछा जाएगा कि गति में कब कहा जाएगा, तो हमको गति में पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये चीज़ है और ये भी चीज़ है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, ये पॉइंट ये यहाँ से आ गया, ये भी यहाँ आ गया, तो एक दूसरे को देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। तो इसमें जब देख रहा है तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि दोनों मोशन में है कि रेस्ट में आराम कर रहे हैं। फिर थोड़ा देर के बाद देखा ये यहाँ आ गया, तो ये भी यहाँ आ गया, दोनों को लग रहा है बराबर स्पीड से चल रहे हैं। ये यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आ गया, तो दोनों को पता नहीं चलेगा, दोनों को देखे, एक दूसरे को देख के लगेगा कि दोनों हम रुके हैं, दोनों एक दूसरे को देखेगा। ठीक है, लेकिन जब गति में हम हैं कैसे पता चलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा वस्तु को देखना पड़ेगा, ऐसा चीज़ देखना पड़ेगा, वहाँ उस जगह से बाहर जाना पड़ेगा कि जो कि स्थिर हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कभी कभी आप ट्रेन पे बैठे हो, ये आपका ट्रेन है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और आपके सामने में भी कोई यहाँ पर
बैठी है, ठीक है, आप एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो आप जब ट्रेन चल रही हो, रुका हुआ है, ट्रेन इतना स्मूथली स्टार्ट होता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रहा है कि रुक रहा है, ठीक है। और ट्रेन चल भी रहा होगा तो पता नहीं, चल रही होगी तो पता नहीं चलेगा, रुकी है तो पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन जब आपको पता ना चले तो आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसको भी लगेगा कि आप रुके हैं, इसको भी लगेगा कि आपको भी लगेगा कि वो रुकी है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन से हम बाहर देखते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है, तब हमको लगता है कि ट्रेन चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप जो देखते हैं ट्रेन से बाहर जो देख रहे हैं, आप गाछ वृक्ष सब जो देख रहे हैं, सर ये गाछ में कहा, ये जो गाछ वृक्ष सब देख रहे हैं, तो ये आपको लगेगा कि दौड़ रहा है। तब आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे दौड़ेगा, हम ही लोग दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप गति में हैं। तो गति में होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे वस्तु को देखना पड़ता है जो हमसे बाहर है। सपोज दैट कि अभी हम अस्थिर हैं, आपको भी लग रहा होगा अस्थिर है, पूरा दुनिया अस्थिर है ना। अब कोई दौड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि अस्थिर है, ये पलंग अस्थिर है, ये बल्ब अस्थिर है, ये पर्दा अस्थिर है, ये बोर्ड अस्थिर है, सब कुछ अस्थिर अस्थिर नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा पे जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग सब दौड़ रहे हैं, आप अस्थिर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप धरती से बाहर चले गए। ट्रेन से जब आप बाहर चले जाएंगे तब आपको लगेगा कि हम लोग गति में हैं, ठीक है। तो गति में होने के लिए क्या होता है कि समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया, स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो समझ लीजिएगा क्या हो गया, हम गति में हैं। जैसे मान लेते हैं 2 बजे भी हम यहीं पे हैं, आपको लगेगा कि 2 यहीं पे है। फिर आप सोचेंगे कि 3 बजे भी हमको देखने आएंगे तो हम भी 3 बजे आपको यहीं मिलेंगे, फिर बोलेंगे यहीं पे हैं आप। फिर 5 बजे आप हमको देखने आएंगे तो यहीं पे हैं, 11 बजे देखने आएंगे तो यहीं पे हैं। इसका मतलब समय के साथ मेरा स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम गति में नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो समय के साथ जब किसी भी स्थिति में परिवर्तन हो, उसी को कहते हैं गति में हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा तो, अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम लोग गति में नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे समझना पड़ता है कि आखिर हम लोग गति क्यों करते हैं, गति क्यों करते हैं, तो गति में हम लोग क्यों रहते हैं। तो गति हम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको दूरी तय करना होता है। क्या तय करना होता है? दूरी तय करना होता है। क्या तय करना होता है? दूरी तय करना होता है। दूरी मतलब होता है आपका डिस्टेंस। दूरी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। दूरी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। दूरी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब ये दूरी जो होता है, ये दूरी क्या होता है? देखिए, जब हम चलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं चले, ठीक है, तो ये समय अंतराल है, कुछ समय अंतराल है। समय कुछ तो टाइम हो गया होगा, टाइम पीरियड हुआ होगा, कुछ समय लगा होगा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 मिनट लगा आपको, क्या दिक्कत है? लगा तो समय, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा। तो इसकी जो संपूर्ण लंबाई है समय अंतराल में जो कुल लंबाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ये जो संपूर्ण लंबाई होता है, इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और उसके बाद अब आ जाता है चाल, ठीक है। चाल किसको कहते हैं? जब यही दूरी को मतलब टोटल जो लंबाई है, हमको कितना समय लगा, उससे जब डिवाइड दे देते हैं तो उसको बोलते हैं हम चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। जब हम जितना दूरी तय करें और हमको टाइम कितना लगा, जैसे मान लेते हैं कि हमको कहीं जाने में 200 किलोमीटर हम लोग गए, ठीक है, और जाने में हमको लगा कितना लगा? 4 घंटा लगा। कितना लगा? 4 घंटा। हम लोग पैदल साइकिल से गए थे, 4 घंटा लगा। तो हम पूछेंगे कि आपकी चाल कितनी है, तो चाल बराबर आप बताएंगे कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। तो दूरी आपका हो गया 200 बटे 4। तो आप क्या बोलेंगे कि हम 50 की स्पीड से 50, ये हो गया किलोमीटर, और यहाँ पे हो गया पर आवर। तो मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चले गए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये हम क्या करें? चाल। समझ में आ रहा है? चाल। लेकिन अब यहीं पे एक चीज़ है, देखिए, जैसे मान लेते हैं जिसको आप बोलते हैं दूरी, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये क्या हो गया? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है, जिसको दूरी कहते हैं। अब दूरी क्या है? जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ से जाना है, ऐसे, जैसे यहाँ पे ऐसे करके जाना है, ठीक है। समझिए कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर आपको यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से ए से बी गए, ए से बी गए, फिर सी गए, फिर डी गए, फिर ई आए। कोई दिक्कत है? तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई आए। तो ये आपका दूरी तय हुआ। जैसे मान लेते हैं ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है,
ये 4 है, ठीक है। हम आपको पूछेंगे कि कितना डिस्टेंस तय करें, तो आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो आप क्या बोलेंगे? आप सोचेंगे कि नहीं सर हम ऐसे ही चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे घर द्वार जो है तोड़ते तोड़ते चले जाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी में हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब ये देखते हैं कि हमको किधर लॉन्ग कट रास्ता जो होता है, लॉन्ग कट रास्ता जो होता है, लंबा दूरी तय करते हैं हम। क्या करते हैं, लंबा, जिधर से रास्ता रहेगा, रोड बना रहेगा, उधर से ही तो जाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो दूरी तय करता है, कौन ट्रेन करता है? जैसे आपका ट्रेन हो गया, ट्रेन हो गया ना, जिसको आप रेलगाड़ी कहते हैं, रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी। आप बस देखते हैं, हम लोग जितना भी दूरी तय करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये घर है, आपका ये घर है, ये बड़ा जैसा बिल्डिंग है, दूसरे का भी घर ये है, और यहाँ पे गेट है, ये गेट है, और इसका गेट यहाँ पर है ना। तो आप क्या करते हैं, सड़क के पार हो जाते हैं, नहीं ना। तो दूरी नहीं ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ है, तो आपको ऐसे ही जाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, हम लोग दूरी तय करते हैं, ठीक है। दूरी में क्या होता है, ये अंतिम प्रारंभिक बिंदु होता है, ये अंतिम बिंदु की जो कुल लंबाई होती है, जितना हम चलते हैं उसी को कहते हैं दूरी कहते हैं। लेकिन एक वर्ड आता है विस्थापन, एक वर्ड आता है विस्थापन। विस्थापन कहता है कि हमको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, हम तोड़ेंगे घर, हम क्या करेंगे, घर तोड़ेंगे और हम शॉर्टकट रास्ता जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। और विस्थापन क्या होता है, जो प्रारंभिक बिंदु देखता है और अंतिम बिंदु जो होता है, वो दोनों के बीच में जो कुल दूरी होती है उसी को कहते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु ये था, पहुंचना कहाँ है, बस ये देखता है कि हमको पहुंचना कहाँ है, जाएंगे कैसे ही छोड़ दो, तुम कहाँ से निकलना है बता दियो, और उसके बाद हमको पहुंचना कहाँ है देख लेता है, बस सीधा कोना कोनी मार लेता है, तो उसी को कहते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो कुल लंबाई होती है उसी को कहते हैं विस्थापन। ये आप देखते होंगे कि हवाई जहाज, एरोप्लेन सब क्या होता है ना, विस्थापन तय करता है, क्योंकि इसलिए हवा में उड़ता है ना। हवा में कहाँ किसी का महल वहल कुछ नहीं, कोई खलीफा तलीफा कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट दौड़ जाएंगे, मतलब क्या कि ये देखता है यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस पहुँच गया। अब यही दूरी अगर यहाँ पे रोड पे आएंगे तो आपको ट्रेन ले जाएगा ऐसे, फिर यहाँ लाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे घूमते, फिर यहाँ लाएगा, फिर यहाँ लाएगा, ऐसे करके फिर यहाँ तक आपको पहुँचाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, दूरी होता है। विस्थापन में क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है, और दूरी में हम कुल लंबाई जितना चलते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए जब दूरी हम जाते हैं तय करने के लिए, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। जब हम दूरी तय करते हैं, क्या करते हैं, दूरी जब तय करते हैं तब उसके लिए क्या होता है, दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है, दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है। इसका मतलब तो आप चल भी नहीं करें फिर, है कि नहीं। दूरी जब जीरो हो गया तो इसका मतलब चल भी नहीं करें। और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, मतलब क्या, स्केलर है। अब बोलेंगे कैसे स्केलर है, आप देखिए, आप ट्रेन पे चले, ट्रेन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो आप कौन डायरेक्शन में चले थे, पता है आपको? कोई डायरेक्शन नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ, आपको तो ये पता है कि हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। इसलिए ये दूरी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन जब बात करें हम विस्थापन का, किसका बात करें, विस्थापन का जब बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो होता है धनात्मक तो होता ही होता है, लेकिन क्या होता है, जीरो भी हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, और निगेटिव भी होता है। क्या होता है, निगेटिव भी होता है। कोई दिक्कत है नहीं, अभी हम बताएंगे आपको। और यह क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, जिसको आप बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। अब देखिए धनात्मक कैसे होता है, हम आपको क्या बताएं कि दूरी कभी ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होगा। जीरो हो गया इसका मतलब चले ही नहीं है, यह एक अदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक होता है। जैसे देखिए कैसे, जैसे सपोज दैट कि यहाँ से आपको यहाँ चलना था, तो इसके लिए बहुत चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, इस तरह करके इस तरह यहाँ चला, तो ये इतना थोड़े चलेगा। विस्थापन के लिए तो डायरेक्ट देख लेगा कि हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ डायरेक्ट चल जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। तो ये तो धनात्मक हो गया, धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ऋणात्मक क्या हुआ, तो याद रखेंगे कि हर चीज़ का एक महत्व होता है। जैसे बायोलॉजी में ना पॉजिटिव का मतलब होता है बीमारी हो जाना, जैसे कोरोना पॉजिटिव जानते ही होंगे, HIV पॉजिटिव, तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब है। लेकिन जब मैथ्स में हो गया तो पॉजिटिव मतलब आप देख रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, माइनस हो गया तो घटा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में पॉजिटिव मतलब और निगेटिव मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। ये बताता है, साइन बताता है, दिशा बताता है, प्लस और माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अगर कभी मान लेते हैं कि यहाँ से और इसको यहाँ आना था, ठीक है, यहाँ आना था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे सपोज दैट, समझिएगा, यहाँ से इसको यहाँ आना था, ठीक है ना, तो कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे चलेगा। देखिए विस्थापन कैसे होगा, ये चले, ऐसे चला, फिर ऐसे चला,
फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऐसे चला, फिर यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए विस्थापन मतलब जिधर चला था उसके मतलब जिधर इसको आना था उसका उल्टा डायरेक्शन में चला था कि नहीं चला था। विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, इधर, मतलब जाना था उधर लेकिन पहुंचा है इधर। तो इसका मतलब देखिए नेगेटिव मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मतलब ऐसे हम जा रहे हैं, आपकी तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन हम ऐसे घूमेंगे और ऐसे ऐसे आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आप ही की तरफ आ रहे हैं लेकिन हम निगेटिव दिशा में, निगेटिव मेरा साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब उल्टा आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे निगेटिव। और जीरो कब होगा, देखिए जीरो कब होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं जीरो कब होगा, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, दूरी तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर फिर आया, तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर। क्या दिक्कत है, 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब जो है ये 10 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन तो पहले कहाँ था, यहाँ पे, अब कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका मतलब विस्थापन जीरो होगा। एक सर्कल पे भी होता है, जैसे मौत का कुआं पे आप देखते होंगे, सर्कल पर जब एक चक्कर लगा ले, यहाँ से चला और यहाँ से चल के यहीं आ गया, इसका मतलब भी जीरो होता है। तो यहाँ पे वृत्तीय पथ पर जो कुल दूरी होता है वो कि विस्थापन क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत है, नहीं है। और जीरो भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। और ये सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन बताता है डायरेक्ट, ये देख लेता है डायरेक्शन। जैसे मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम क्या बताएं, आपको प्रारंभिक बिंदु देखेगा और अंतिम बिंदु देखेगा। अब देख लेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो इसको आइडिया है ना कि ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, इसलिए उधर चला जाएगा। तो ये हमेशा डायरेक्शन लेके जाएगा, इसलिए क्या है, सदिश राशि है। कोई दिक्कत है नहीं। एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग, त्वरण को देख लेते हैं, फिर अगले क्लास करेंगे बाद में, ठीक है। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ऐसे कहा जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप लोग रटे होंगे, वेग में परिवर्तन जब होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो त्वरण होता है। इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं अब अचानक कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, अचानक तेज करने लगा। तो अचानक जब कोई पगला जाए तो समझ लीजिए त्वरण हो गया। क्या हो गया, त्वरण हो गया। जैसे ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब पॉजिटिव हो रहा है तो त्वरण, मतलब जब स्पीड बढ़ा दिया तो त्वरण। लेकिन कभी ऐसा भी होता है तेज चल रहा है, अचानक रुक गया, समझिए पगला गया, तो इसका मतलब वो भी त्वरण ही है। लेकिन जब वो त्वरण क्या हो, जब पॉजिटिव हो तो उसको त्वरण बोलेंगे। लेकिन जब वो निगेटिव निगेटिव मतलब कम हो जाए तो उसी को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, जिसे मंदन कहते हैं उसको, मंदन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी वो कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। इसमें क्या होता है, वेग में परिवर्तन क्या कह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ स्टार्टिंग में स्पीड था इसका u, बाद में स्पीड हो गया v, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे v माइनस u, है ना। अब दर जब भी बोला जाएगा दर, इसका मतलब नीचे में टाइम दे देंगे। तो यही होता है मतलब अंतिम वेग और ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, दोनों में जब अंतर करेंगे तो उसको समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। समझ में आ रहा है। त्वरण अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब एक्स बढ़ रहा है। अब देखिए यहीं पे क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे लड़का सब गाड़ी चलाता है तो अचानक किसी को देख लेगा तो अचानक क्या होता है, दे देता है, एक्सीलेटर दे दिया, तो अचानक जैसे कुछ दिया इसका मतलब पगला गया। जैसे पगला गया तो इसका मतलब किसका प्रयोग करता है, एक्सीलरेटर का प्रयोग करता है। तो एक्सीलरेशन से ही होता है एक्सीलरेटर, मतलब जब अचानक किसी भी चीज़ के वेग में परिवर्तन हो जाए, समझ रहे हैं ना, अचानक, तो समझ लीजिए त्वरण। जैसे मान लेते हैं कोई अच्छा खेल रहा है पूरा एकदम पूरा पसीना से पूरा लथपथ है, ठीक है, अचानक बोल रहा है चलो जाके पढ़ते हैं, इसका मतलब पगला गया ना। तो अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो जाएगा, पूरा खेलते क्या हो गया, अचानक बोलेगा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, परिवर्तन है, समझ रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को कहते हैं वेग में जब परिवर्तन समय के साथ होने लगता है तो उसको कहते हैं त्वरण। तो इसको जिसका ज़रूरत पड़ता है, तो जैसे एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए किसका काम पड़ता है, एक्सेलरेटर का, है ना। एक्सेलरेटर का टीचिंग जैसे टीचर करता है उसी तरह एक्सेलरेशन कौन करता है, एक्सेलरेटर करता है, समझ रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इस सब पे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सब भी बनाएंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। और इसी में हम आ जाते हैं एक चाल, तो अभी देख लिए हम, स्पीड जिसको बोलते हैं, स्पीड
जिसको चाल बोलते हैं। अभी जस्ट हम आपको क्या बताएं कि चाल निकालना हो तो दूरी में क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसी का थोड़ा सा गोतिया हो जाता है वेग, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, विस्थापन में जब समय से भाग देते हैं, विस्थापन में जब समय से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेग हो जाता है, ठीक है। बस इतना अंतर है। जैसे हम बोल रहे हैं कि 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो वो हो गया आपका चाल हो गया। लेकिन हम बता दिए कि 80 की स्पीड से नोएडा से दिल्ली चले गए तो इसका मतलब आपको मतलब नोएडा से गुड़गांव चले गए तो इसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन भी बता दिए। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दें तो समझ लीजिएगा वो वेग है, वो क्या है, वेलोसिटी है। समझ रहे, यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है और स्पीड में दूरी बटे समय होता है। चाल जो होता है अदिश राशि हो जाता है, वेग जो हो जाता है वो सदिश राशि हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। और एक्सेलरेशन में भी वेग का प्रयोग करते हैं, वेग। तो जब वेग सदिश है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना चीज़ हम लोग पढ़े हैं। फिर अब हम लोग यहाँ से कुछ फार्मूला वगैरह सब भी देखेंगे और अच्छे से आगे से। अब ये क्योंकि बेसिक चीज़ है, फाउंडेशन चीज़ है। फाउंडेशन मतलब ये आपका क्या है, ज़मीन बन रहा है, लैंडिंग हो रहा है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा टफ लग भी सकता है, लेकिन अगर आप फिजिक्स को पढ़ के समझ के पढ़ेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे इसको और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया से इसको लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।